अस्सलाम वालेकुम। ईस्ट वेस्ट न्यूज़ की तरफ से इशराक हाशमी हाजिर है। जिस तरह से हमने पहले भी आपसे इस मामले में डिस्कशन की थी और हमारे प्रोग्राम में ये शामिल है कि हम मुल्क भर के जो सोशल वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को उनकी मेंबरशिप के साथ जोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम ये है कि रोल ऑफ NGOs इन ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारी बुक है उसको शेयर करना चाहते हैं। और दूसरी बात, इसका मेन मकसद ये है कि NGO सेक्टर को एक तो स्ट्रेंथन किया जाए और दूसरा इन सोशल वर्कर्स को आपस में जोड़ा जाए ताकि ये एक ऐसी बरादरी बन सके कि जिसकी जो कमी है वो दूसरा सोशल वर्कर जो है वो आकर पूरी कर सके। ऐसे ही आज हम ऐसे वॉलंटियर और ऐसे एफिशिएंट किस्म के प्रोफेशनल साथी जिनके बारे में हमें मालूमात हुई, किसी ने हमें खुद इंफॉर्मेशन दी, हमने इनको नहीं ढूंढा, हमें किसी ने बताया, उनके बारे में हमें आज जो इंफॉर्मेशन हुई हम आज जनाब के पास तशरीफ लाए हैं। और आपका नाम है जो है इंजीनियर अनवर हक साहब और जिस तरह से पीछे इनका लोगो भी मौजूद है। आपका तल्लुक है हक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी से, बल्कि ट्रस्ट है ये और जो कि पंजाब से रजिस्टर्ड है। तो जनाब आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो खुद सुन सकें कि हु आर यू एंड व्हाट यू वांट टू डू। मेरा नाम है जी अनवर हक फाखर। मैं हक एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और मैं इसको 7 साल से हम रन कर रहे हैं। ये चैरिटी का ख्याल हमें 2009 में इस तरह आया कि मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के बने कि मुझे, चूँकि मेरे वालिद साहब, मेरी मिसेज, मेरे बच्चों को एजुकेशन के साथ बहुत लगाव था, तो वालिद साहब की डेथ के बाद और मेरी मिसेज की डेथ के बाद हमने एक मिशन बनाया कि हम एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे और उन बच्चों को जो डिप्राइव्ड हैं, जो सोसाइटी में पिसे हुए हैं, उनको हम इस लिहाज से उनकी हेल्प करें कि वो फाइनेंस की वजह से उनकी एजुकेशन मुतासर न हो। तो हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। मेन तो हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हम हेल्थ और जनरल वेलफेयर पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम बहुत से बच्चे जो हमने कफालत में लिए हुए हैं, उनकी एजुकेशन, जिसको हमने अलानी कफालत स्कीम के नाम से एक प्रोग्राम है, हम तकरीबन अबाउट 25 इसको फैमिलीज जिनको हम रेगुलर माहाना बेसिस पर हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं फॉर देयर एजुकेशन ऑफ देयर किड्स। और फिर जो मेन जो एजुकेशन का हमने फोकस रखा था वो है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में हम ये समझते हैं कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, जो माशरे का एक बेहतर हिस्सा बनने वाले हैं, जो माशरे में एक रोल अदा करेंगे, वो किसी वजह से, फाइनेंस की वजह से, पैसों की वजह से वो रह ना जाए। हमने उनको फोकस किया, टारगेट किया हुआ है और हम हर सेमेस्टर में इस तरह के बच्चे थ्रू आउट पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हम एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं और उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके अकॉर्डिंग टू अवर ओन फंडिंग हम उनमें से अभी तक हमने पिछले चंद सालों में 65 प्रोफेशनल बच्चों को, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने उनको फाइनेंस किया और उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराने में हमने उनको मदद दी। अच्छा जनाब, आप ये बताएं कि आपकी एनजीओ की जो मेन फंडिंग है वो लोकल सोर्सेज हैं या आपके वॉलंटियर्स हैं या आपके यानी लोकल डोनर्स हैं? इसमें आपने उनसे जिक्र ये किया था आपका रिकॉर्ड आपसे जो हमारी गपशप हुई, उसमें आपने कहा कि आपकी फैमिली जो है, आपके जो बच्चे हैं और आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी इसमें हिस्सेदार हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं आपकी, जिस वजह से आपका जो मिशन है वो आगे जा रहा है। इज इट राइट? ये बिल्कुल दुरुस्त है। और हम जो इस वक्त मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है वो है सेल्फ हमारी फंडिंग है, फैमिली फंडिंग और दोस्तों अहबाबों की, वॉलंटियर्स की फंडिंग है। कोई हम गवर्नमेंट से एक पैसा भी इमदाद नहीं लेते और हम अपने सोर्सेज से हमने ये 3-4 मेन प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और अल्लाह के फजल से 7 साल से हम रेगुलरली इसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो आपने किसी इंटरनेशनल एनजीओ से रब्ता नहीं किया? इंटरनेशनल डोनर्स पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हुए जो बहुत सिर्फ एनजीओ को दे रहे हैं, तो क्या आपने उनसे अप्रोच नहीं किया? बस इस सिलसिले में अप्रोच तो किया, लेकिन कुछ कमी कह लें, कुछ लैप्सिस कह लें, एनी हो, अब हम दोबारा इसको ऑर्गेनाइज करें कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको कोऑर्डिनेशन अपनी बढ़ा सके और उसको आगे बढ़े। अभी तो हम फिलहाल विद इन पाकिस्तान बलोचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक हम हमारे पास हर इलाके से बच्चे आते हैं और उनको हम फाइनेंस कर रहे हैं। और जो बच्चे यतीम है और गरीब हैं वो भी अपने थ्रू आउट पाकिस्तान क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो जो इंशाल्लाह फंडिंग होगी
तो हम ज़्यादा बेहतर इसमें काम कर सकेंगे। अच्छा जनाब, उसमें इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं इस सारे सेटअप में, यानी सेटअप के क्याम में? जो जाहिर बात है आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिली, तो जाहिर बात है आपने लोगों को मोटिवेट किया होगा, दोस्तों को, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी देखें जी आपकी अब आप यानी रिटायर्ड लाइफ है, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, आप आराम से बैठो और कुछ काम करो, ये बड़ा मुश्किल काम है। काफ़ी लोगों ने आपको कहा होगा, तो क्या आपने महसूस किया? बल्कि यहाँ तक भी बात लोग कहते सुने जाते हैं कि शायद रिटायरमेंट के बाद कोई नया धंधा शुरू कर लिया है, लेकिन मेरा ये है कि चैरिटी में नीयत और खुलूस बड़ा अहम है। हमें ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ हमें वेलफेयर के काम करने चाहिए। मुश्किलात तो इसमें है, एनलिस्टमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक जाहिर है फंडिंग, लेकिन कोई ना कोई साहिब ज़रूरत लोग आगे आ जाते हैं और अल्लाह के फजल से हमारा काम चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें महसूस होती है, लेकिन काम कहीं रुका नहीं। हम कभी किसी साल भी हमने ऐसा नहीं हुआ कि हमने फंडिंग ना की हो बच्चों को, हम चल रहे हैं। कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम चल रहे हैं। तो हर साल आपका कितना बजट होता है जिसमें आप अपने ये काम कर पाते हैं? हमने इसके लिए मखसूस बजट रखा हुआ है। हमने जो एक बच्चों का है, विडोज का, वो हमने अलग रखा हुआ। हमारे पास अबाउट 25 रेगुलर हैं जिनको हम मंथली बेस पर, वो आप देख सकते हैं, हम 3000 से 5000 पर किड पर फैमिली हम रेगुलरली देते हैं थ्रू क्रॉस चेक। वो हमारा है। और जो बच्चे हैं जो हायर प्रोफेशनल हैं, वो 12 से 15 के दरमियान है, जिनकी फीस 20 से 25,000 30,000 सेमेस्टर फी बच्चा कम से कम बनती है, और पार्शल बनती है बाज़ औक़ात जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो वो हम देते हैं। ये आप इसका हिसाब आप कर सकते हैं, एक मुनासिब अपने रिसोर्सेज के अंदर जो बजट है। इसके अलावा हर रमज़ान में हम कमोबेश 50 फैमिलीज का हमने रखा हुआ है कंप्लीट मंथली राशन और उनके बच्चों के, गरीब यतीम बच्चों के कपड़े। छोटे स्कूल के बच्चों के हमने यहाँ पर, वो हमने अभी एक लोकल लेवल भी किया, वो मैं पिंडी से बाहर नहीं जा सका। छोटे बच्चों का वो हमने यहाँ 3-4 स्कूल हैं जिनके स्कूल के बच्चों के बैग और इनकी यूनिफॉर्म, और पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने लास्ट ईयर कूलर लगवाए 5-6 स्कूलों में, वाटर कूलर अलॉन्ग विद फिल्टर प्लांट, छोटा फिल्टर यूनिट। तो इस तरह हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिस्सा अपना इस माशरे की वेलफेयर में एक तिनका ही अगर हम कोई अपना डाल दे, कोई हिस्सा, एक दाना भी डाल दे, तो वो भी शायद माशरे में काम। अच्छा जब चूंकि हम आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं, एक हमारा मकसद ये भी है कि आपकी एक्टिविटीज़ को उजागर करें, और दूसरी बात ये है कि हमारा अपना एक मिशन है। इस प्रेस न्यूज़ ये चाह रहा है कि जो NGOs डेड हैं उनको उठाया जाए, उनको माशरे का नुमाइंदा बनने में उनको एम्पावर किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। क्योंकि आप देखे होंगे कि रूरल सतह पर जो जर्नलिज्म का हाल है, उसको मेरे ख्याल में अपने किसी अल्फाज में मुझे कुछ नहीं बयान करना चाहिए, आप इन डिटेल जानते हैं कि कितना नेगेटिव सिचुएशन है। और ऐसे लोग जो हैं वो माशरे के नुमाइंदे बने हुए हैं कि जिनका मकसद सिर्फ पैसा है, और वह असल जो यानी इशूज़ हैं, इंसानी हकूक़ के जो इशूज़ हैं, उनको उजागर नहीं करते। इस सिलसिले में हमारा ये जो मिशन है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आप हमारे साथ क्या ताउन कर सकते हैं वॉलंटियरली, कि आप यानी इस इलाके के जिससे आप फजलिया पेश करते हैं, आप यानी रावलपिंडी या जहाँ जहाँ आपके ऑफिस या फिर जहाँ पर आपकी अप्रोच है, उसका अगर कोई इंसानी हकूक़ का इशू है, तो क्या आपको वो भी उजागर करना चाहिए, या फिर ये कि उसको किसी ऐसे साफी को या ऐसे अनरजिस्टर्ड आदमी के हवाले करेंगे कि जो पैसे लेकर किसी लिहाज से भी उसको यानी कुछ भी बयान कर दे, तो आप खामोशी से बैठे रहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, वो चैनलाइज अगर सिस्टम हो जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। मैं चैनलाइज और बेहतर शफाफ तरीके का सिस्टम हो, उसमें अपना रोल अदा करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं इसके अलावा कि मीडिया में इससे पहले आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस किस हद तक हुई हैं, और क्या मीडिया से आपके ऑर्गेनाइजेशन के रोल में या तावन में कोई इजाफा हुआ, या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट महसूस किया आपने? मीडिया में आने से लोगों ने क्या इसका महसूस किया, इसका यानी कोई डोनर्स में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? मीडिया में आने से डोनर्स का, मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं, डोनर से ज्यादा चैरिटी लेने वालों का बहुत इजाफा हुआ। तो अभी हम चाहते हैं कि डोनर्स का भी इजाफा हो। सही। अच्छा, इसके लिए आपने किसी प्रोफेशनल किसी साथी का इंतखाब नहीं किया जो आपको यानी प्रपोजल राइटिंग में आप करता और किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ को जोड़ता?
प्रपोजल राइटिंग में हमने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। वो इस वक्त फ्रीलांसर ऐसे हैं प्रोजेक्ट लिखने वाले जो हमारे पास रोल में हैं, जिनसे हम कंडक्ट करते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली बना देते हैं। हम किसी बाकायदा फर्मों से तो हम नहीं बनवाते, हमारे पास लड़के हैं ऐसे प्रोफेशनल जिनको हम उनकी हेल्प भी हो जाती है और साथ प्रोजेक्ट राइटिंग करते हैं। हमने उनसे लास्ट मौकों पे ऐसे किया। अच्छा जिक्र चूँकि आपकी एनजीओ जो है पंजाब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, पंजाब जो सोशल वेलफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है, यानी जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्या एनजीओ की कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता या उनको आपस में जोड़ने में कोई किरदार नहीं अदा कर रहा? ऐसा नहीं, कुछ मैंने देखा कुछ नहीं। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके यानी लोकल सतह पर जो आपके नुमाइंदगान हैं, हाँ वो इन लोकल गवर्नमेंट में हैं या फिर MPs MNAs हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया? मैंने सच्ची बात है, मैंने खुद रब्ते की बहुत कोशिश नहीं की। जहाँ कोई फंक्शन होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, लेकिन उनको मेरा ख्याल है अपनी सियासत से फुर्सत नहीं शायद कि वो एनजीओ की तरफ तवज्जो दे सके। ये तो आपके समझते हैं कि ये जो हमारा एनजीओ का सेक्टर है ये यानी इतना काम करने के बावजूद वीक क्यों नजर आ रहा है? क्या इसके ऊपर लोगों का ये कंसेंसस क्यों नहीं बनता कि ये इन लोगों के साथ ताउन किया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए? इनको अकेला छोड़ा गया है, जब वो उठते हैं तो इनके ऊपर तनकीद ही होती है। एनजीओ के ऊपर सिर्फ तनकीद हो रही है, उर्दू मीडिया जहाँ भी आप देखें एनजीओ के ऊपर सिर्फ तनकीद ही कर रहा है, एनजीओ के काम को अहमियत नहीं दे रहा। उसकी क्या वजह? क्या सोशल वर्कर खुद जिम्मेदार है या वहाँ का जो मीडिया है वो जिम्मेदार है? मैं उसमें समझता हूँ हम खुद भी जिम्मेदार हैं, मीडिया भी जिम्मेदार है। हम इस तरह जिम्मेदार हैं कि हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से शायद नहीं चल पा रहे, या जो फंडिंग का मुमकिन इस्तेमाल उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। इस पर कुछ ज़्यादा अब मैं नहीं फोकस करूँगा। मुझे यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो काम करूँ ट्रांसपेरेंट हो, विजिबल हो, नज़र आए और दयानतदारी से हो। सही। अच्छा ये कि नेशनल इश्यूज के ऊपर जिस तरह से फर्क ये इशू है कि ह्यूमन राइट्स का बिल जो है, ख़वातीन के हकूक़ जो बिल ये पंजाब असेंबली से मंजूर हो चुके हैं, वहाँ उससे आपका तल्लक है ना, पंजाब से आपका तल्लक है, आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या उसको इस्लामाइज किया जाए या जिस अंदाज से उसको अप्रूव किया गया वही तरीका का ठीक रहेगा? मेरे ख्याल है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। अमेंडमेंट्स तो हर मौके पे हर जगह होनी चाहिए और हो सकती हैं, और उसमें भी कुछ तरमीम की जरूरत है मेरे ख्याल में। वो कंसेंसस करें, कंसेंसस के बाद एक बेहतर उस ड्राफ्ट को बनाए, तो मेरा ख्याल उसमें भी कुछ लैप्सेस हैं जो शायद दूर करने की जरूरत नहीं। आपके ख्याल में यह है कि उसके बारे में यानी मिक्स्ड स्टेटमेंट्स आती हैं, बहुत लोग पंजाब असेंबली के अंदर जो हैं उन्होंने उस बिल को अप्रूव करने में उसका किया है, अपने राय का इजहार भी किया है, प्लस उन्होंने वोट भी दिया, मगर फिर भी वो इतनी रिजर्वेशन वो जरूर रखते हैं कि इससे फैमिली सिस्टम जो है टूट सकता है। बिल्कुल उसमें मेरा जाती भी यही ख्याल है कि टूट सकता है। उसमें शायद अगर शामिल कर लेते कि बजाय के 3 रोज के लिए खामद को बाहर या उसको बैंड पहनाने के, उससे पहले कोई फैमिली की इंटरफेरेंस भी शिक में शामिल करते कि उन बड़े बुजुर्गों को बैठाकर एक राय ली जाती और उसके बाद फिर एक राय बनाई जाती, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि इस तरह मैं समझता हूँ कि फैमिली में रिफ्ट ज्यादा होगी। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि एक खामद ने हवालात से बाहर आते ही बीवी को तलाक दे दी। अब ये कोई पॉजिटिव साइन तो नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेहतर किया जा सकता है। अच्छा आपके ख्याल में ये जो इंसानी हकूक का हमारे मुल्क में मसला है कि जो एनजीओ इंसानी हकूक के ऊपर काम करती हैं, तो जाहिर बात है वो यानी लॉ के साथ उनका यानी कंट्राडिक्शन हो जाती है। लॉ के हवाले से इस्लामिक लॉज हैं या फिर ब्रिटिश लॉज हैं या वर्ड्स जो हमारे मुल्क में चल रही है, उन लोगों के बाहर आने से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पैदा होते हैं। एक बात ये है, और नंबर 2 ये है कि ये जो हमारी इस्लामिक सेटअप है, इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक पार्टीज हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम इतना अर्सा गुजरने के बावजूद हम किसी कंसेंसस पर नेशनल सतह पर क्यों नहीं पहुंच सके कि क्या हमारे मुल्क में इस्लामी कानून होगा या ब्रिटिश कानून होगा या जो ऑलरेडी बना हुआ कानून है आज से 60 साल 70 साल पहले, उसी को ही अडॉप्ट करके हम जा रहे हैं। अभी तक हम कोई कानून ही नहीं बना सके। आप क्या समझते हैं कि कहाँ कमी है? ये कमी बस ये तो मजमूई मैं समझता हूँ हमारी कौम के अंदर है। हमारे रूलर्स खाली इसमें मैं नहीं समझता जिम्मेदार है, हम लोग भी हैं। हमें मिल बैठकर कंसेंसस करना चाहिए। हमें उलमा को, आवाम को, एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को
एक जगह बैठकर एक लाएअमल तैयार करके कंसेंसस पे आना पड़ेगा और तब हम इस पे आगे चल पाएंगे। देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो हमारे यानी इस्लामिक भाई हैं, ये जो उलमा कराम हैं, इनकी जो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ख़ास करके यानी वीमेन के इशूज़ और यानी ये ख़ास करके ये जो आपके यानी फैमिली के इशूज़ हैं, यहाँ पर ये सब लोगों को इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर उधर कोई बंदा भूखा मर जाए, किसी को यानी जितना मर्जी किराया बढ़ जाए, महंगाई में इजाफा हो जाए या कोई भी मसला हो जाए, उस पर ये लोग इकट्ठे नहीं होते, इसकी क्या वजह हो सकती है? बेहिसी है कौम हमारी में, बेहिसी ज़्यादा है और दूसरा रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ कम है। रूल ऑफ लॉ एक तो हो और हमारी कौम में अवेयरनेस की मुहिम की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने राइट्स का पता हो, हमें अपने पता हो कि हमने कैसे राइट्स लेने और कैसे बात करनी है। राइट्स का मतलब लड़ना झगड़ना पथराव कोई हंगामा नहीं है। आप राइट्स बड़े महज़ब अंदाज से भी ले सकते हैं, जो हमें सिविल सोसाइटी को इसमें आगे बढ़कर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसपे मेरा अदारा भी काम कर रहा है। इस वक्त सोशल अवेयरनेस पे हम कई इश्यूज हैं, पढ़ाई के इश्यूज हैं, विमेन के इश्यूज पे हम इस पर हम दफ्तर में और दूसरी जगह पे हम सेमिनार भी 1-2 कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि इसमें कैसे आगे चलना है। अगर मेरे मोहल्ले में गंदगी का ढेर है तो कम से कम मैं अगर उठा नहीं सकता तो मैं किसी को कह तो सकता हूँ, बजाय कि मैं खामोशी से गुजर जाऊं और कहूँ जी कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं। तो ये जो बेहिसी है ये हमें तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आप जिन बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, जिनकी आप माली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से या उनके गार्डियन से या उन बच्चों से आपको कमिटमेंट भी ले रहे हैं कि आगे दिए से दिया जलाते चलो? इंशाल्लाह अभी आपने आइडिया दिया और हम इस कमिटमेंट को ज्यादा मजबूत और बेहतर तरीके से करेंगे। उसकी वजह यह देखें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामोशी से ऐसे इस तरह के बच्चों को इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह कारवान इल्म फाउंडेशन है, शायद आपकी मालूमात नहीं होगा, बड़ा मशहूर नाम है टू डाइजेस्ट वाले ये लोग हैं, उन लोगों ने हज़ारों की तादाद में बच्चों को इस तरह सपोर्ट किया। लेकिन उनकी एक बेसिक जो फ़िलासफ़ी है इस स्पोर्ट में वो ये है कि जिस बच्चे के मार्क्स 80% से ज़्यादा होंगे उसकी सपोर्ट वो करते हैं। तो आपका जो क्राइटेरिया है एक बच्चे को सपोर्ट करने का या उसको स्टाइपेंड देने का या उसको एजुकेशनल एक्सपेंसेस देने का, वो क्या बेसिक क्राइटेरिया आपने क्या रखा? क्या उसका गरीब होना जरूरी है? गरीब के साथ साथ उसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, क्योंकि वो गरीब जिसका हमें अंदाजा हो कि ये इन बिटवीन पढ़ाई छोड़ देगा या ये आगे चलकर ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो वेस्टेज है। हम बहुत अच्छे तालीमी रिकॉर्ड के हामिल बच्चे हैं जिनके 80+ मार्क्स हैं, मगर वो गुर्बत की वजह से कहीं तंग है, कहीं लोन में फंसे हुए या सेमेस्टर की फीस उनकी 2-2 सेमेस्टरों की पेंडिंग है, वहां हम उन बच्चों को आगे ला रहे हैं। क्राइटेरिया ये है कि एजुकेशन में उनका कैरियर अच्छा हो और साथ गुर्बत दोनों। अगर एजुकेशन अच्छी है और अमीर अच्छी हालात है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, और गुर्बत के साथ एजुकेशन ब्रिलियंट जो हमें इंटरव्यू के दौरान पता चल जाती है। अच्छा, इस तरह है कि हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखती है हमारी एक नोबेल इनाम याफ्ता बच्ची मलाला यूसुफ़ज़ई। पूरी दुनिया में उसके नाम पर अरबों रुपए जो हैं जमा हो रहे हैं, और पाकिस्तान में भी राउंड अबाउट 40 बिलियन रुपया जो है वो या आया है या आने वाला है, हमारी मालूमात में है। और वो मलाला फंड पाकिस्तान में कायम भी हो गया है, क्योंकि उनका जो फोकस है वो है फीमेल एजुकेशन, बच्चियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग। तो आपका जो इदारा है वो फीमेल एजुकेशन पर फोकस कर रहा है या इसको पार्शली रखा हुआ है? या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी हुई, इसमें फीमेल हो मेल हो, उसका ब्रिलियंट होना और उसकी पॉवर्टी बेस दोनों लाइनों को हम देखते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी ये फीमेल है ये मेल है, अच्छा इक्वल। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे माशरे में एक बड़ा इशू है चाइल्ड राइट्स का, चाइल्ड लेबर। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने देखा होगा इस तरह थाले उठा के फिर रहे हैं, कभी कहाँ से गार्बेज पिकिंग कर रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। उनकी लाइफ को देख के इस तरह लगता है कि सारे किसी स्टेट के बच्चे नहीं हैं ये। तो उनके बारे में आपने कभी सोचा है कि उनको भी किसी हवाले से किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में आप अकोमोडेट कर सकते हैं, या उनके लिए कोई आपका कोई है प्रोग्राम? उनको हमने बड़ी कोशिश की है और उनको अकोमोडेट किया भी है। एटलीस्ट उनको लिटरेसी रेट पर लाए हैं। उनके पेरेंट्स को, बाज़ पेरेंट्स की मजबूरी थी कि जी हमारे पास नानो नफ़े के लिए बच्चे रखे हुए हैं, किसी का कुछ था। हमने उनको इनिशियल बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में
और उनको हुनर सिखाने में हम हेल्प करते हैं अगर वो सीखें। तो मसला ये है कि इनके वालिदैन की भी साथ ज़रूरत है हमें ब्रेन वॉशिंग की और उनकी अवेयरनेस उनको देने की कि बच्चा सारी उम्र यही रहेगा और इसी जगह खड़ा रहेगा। एटलीस्ट उनको लिटरेसी और उनको थोड़ी सी एजुकेट करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, एक चीज़ है कि जो NGOs यानी पिंडी में काम कर रही हैं, जो मैंने वैसे रिकॉर्ड देखा है 300 से ज़्यादा NGOs अभी भी एक्टिव नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि आप देखें कि अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा थाली नाम की एक NGO है, थाली, इसको इंटरनेट पर भी लिखा हुआ है थाली, लेकिन ये कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि यार ये भी कोई NGO है या नहीं है, क्योंकि हमारा आपस में इंट्रोडक्शन ही नहीं है, इंट्रक्शन ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई इंट्रक्शन का मुकाम होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। एक NGO वर्ल्ड के नाम से हम फंक्शन होते हैं हर साल, NGO वर्ल्ड के ऊपर इकट्ठे होते हैं लोग, लेकिन उसको मजीद बेहतर होना चाहिए, बेहतर इफेक्टिव अंदाज से उनको इकट्ठा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा जनाब, आप सोशल वर्कर्स को और जो लोग आपकी तरफ वॉलंटियर हैं और काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन भाई। ये जितने भी काम है जी, ये दिल से और ये हार्ट से आप अपना माइंड एंड सोल लगाकर अगर सिंसियर होंगे और ये समझें कि इसमें खुदा की रजा शामिल है और यही एक असल बुनियादी इंसानियत का काम है, और यही अगर ये आप नहीं कर सके तो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तो वो बात की बात है। हमें पहले अच्छा इंसान होने के लिए आगे बढ़कर एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये मेरा मैसेज है और हम इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज हमने इंजीनियर साहब से इन डिटेल डिस्कशन की और हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे माशरे में ऐसे वॉलंटियर्स और ऐसे लोग मौजूद हैं ईदी साहब की तर्ज के कि जो अपने तय ऐसे लोगों को जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं उनके साथ मिला के अपनी फैमिली से शुरू करके, क्योंकि उन्होंने हमसे ये डिस्कशन में ये बात भी की थी कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इन्होंने अपनी फैमिली के, अपने बच्चों को हो उनको और करीबी रिश्तेदारों को मोटिवेट करके इस इदारे की बुनियाद रखी है। और हमारी ये यकीन है और हम इंशाल्लाह उम्मीद से ये कह सकते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में जब किसी इंटरनेशनल NGO के साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये इदारा रावलपिंडी के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। इसलिए जिस इदारे में वॉलंटियर मौजूद हूँ और अपनी जेब से खर्चा करके जो लोग यानी काम करना सीख चुके हूँ वो इदारे कभी रुका नहीं करते। और इंशाल्लाह ईस्ट वेस्ट न्यूज़ की तरफ से, हक NGO की तरफ से यही है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करें या कोई मैसेज देना चाहें, कोई यानी अपनी आपकी कोई राय है किसी भी इशू के ऊपर आप हमें भेजें, दैट विल बी टेलीकास्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वक्त के लिए इतना ही। इशराक हाशमी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।